कोई बात सर नहीं। चेहरा उनका दिखेगा जो जो जिनका वीडियो ऑन होगा। सर जिनका वीडियो ऑन होगा उनका दिखेगा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। न भी देखे तो पहले आप तो दिखिए। जी सर, मेरा भी वीडियो ऑफ है। तो आप वीडियो ऑन कीजिए, आप दिखाई पड़ी कम से कम। जी और सर, प्रोग्राम को सर, शुरू किया जाए। हाँ ठीक है, आप दिखी तो। जी सर। सक्सेना साहब दिख रहे हैं? सर दिख तो नहीं रहे हैं अभी सक्सेना सर। सर ने लॉगिन तो किया था अभी। हाँ जी सर, जुड़े हुए हैं सर। जुड़े हैं ना? हाँ जी सर, सर जुड़े हुए हैं। अच्छा ठीक। पांडे जी मेरे पास भी एडमिट करने के लिए आ रहा है तो मैं एडमिट कर ले रहा हूँ। हाँ सर, हम करते जा रहे हैं सर। तो हम ना करें? ना सर, हम कर रहे हैं। आप फ्री रहिए। अच्छा ठीक। Good evening, Jayanamburi here. हेलो। Sir, Jayanamburi here. Good evening. I am traveling, so some disturbance. Mr. Jain. I am returning from Ganeshan sir place. No problem. You are Okay. in spite of traveling, you are just visible very much. See, no problem. Okay. No problem. See, okay. Okay, okay. Good evening, sir. Good Ravi. evening. Good evening. Good evening, sir. आप सभी अपने वीडियो ऑन कर लें। प्रोफेसर रामलाल जी। हेलो रामजीलाल जी। जी। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर सक्सेना सर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो हम लोग शुरू करें। शुरू करें। आप बातचीत अपना प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाए। कोई बात नहीं, बिल्कुल। जी सर। लेट अस स्टार्ट। सीमा मैम नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते सर, आप मेरी आवाज सबको नमस्कार। सर मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सीता बात कर रही हूँ, नैनीताल हल्द्वानी से मैम। तो स्वागत है आप सभी का, एक बार पुनः स्वागत है। और इस पूरे महीने चलने वाले लेक्चर सीरीज का आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हमारे सारे लेक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सब बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल हैं, पर आज के लेक्चर की खास बात ये है कि हमने पिछले लेक्चर में जब बात की थी जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ की, एजिंग के साथ किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह के हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, उनके क्या कॉज हैं, क्या सिम्टम्स हैं और हम किस तरह से उनको मैनेज करें, इन सारे टॉपिक्स पर बहुत अच्छी, बहुत इंफॉर्मेटिव टॉक की थी आमिल हयात सर ने। आज की हमारी जो टॉक है हम एक तरह से कह सकते हैं उसी टॉपिक का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सक्सेसफुल एजिंग बाय ओवरकमिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। एजिंग के साथ जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको या तो हम इग्नोर करते हैं या प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। आज
आज हम लोग उसी मेंटल हेल्थ इश्यूज को कैसे ओवरकम करें उस पर बात करने वाले हैं। और हमारे बीच सक्सेना सर हैं जो इस टॉपिक पर बात करेंगे। डॉक्टर एन के सक्सेना सर, एक बहुत जाना माना नाम साइकोलॉजी की फील्ड का। और जब सर को मैं देखती हूँ, सर से मैं इंटरैक्ट करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये है सक्सेसफुल एजिंग। और सर एक लाइव एग्जाम्पल है इस सक्सेसफुल एजिंग का कि कैसे आप एज के साथ अपने आप को, अपनी हेल्थ को मैनेज करके और हेल्दी रहिए, एक्टिव रहिए और अपना रोल जो सोसाइटी में है उसको कंटिन्यूअस प्ले करते रहिए। सर वेलकम, इस प्लेटफॉर्म पर आपका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और आज फिर आपको सुनने का हम लोग को मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं रामजीलाल सर को और सीपीआई की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगी। और मैं सीपीआई टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस लेक्चर में। सक्सेना सर के बारे में मेरे जैसे लोग क्या बोले, कुछ भी बोलना बहुत कम होगा। हम सब लगभग सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा नाम है। सर पीपीटी कॉलेज कानपुर में साइकोलॉजी में रीडर एचओडी रहे हैं। सर ने एज प्रिंसिपल भी अपनी सेवाएं दी हैं और रिटायरमेंट के बाद एक बहुत लंबा समय सर ने सेवाएं दी है पीटीएम कॉलेज में। और रिटायरमेंट के बाद आज भी सर लगातार एक्टिव हैं। बहुत सारे स्कूल्स के सर चेयरपर्सन, डायरेक्टर रहे हैं। और आज की डेट में भी सर पंडित बीपी मिश्रा मेमोरियल पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। और लगातार सर सोसाइटी को लाभान्वित कर रहे हैं साइकोलॉजी के अपने ज्ञान से। मैं आग्रह करूंगी रामजीलाल सर से कि सर का वेलकम करें और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हेलो हेलो, हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी सर आ रही है। आपकी आवाज क्या आ रही है? थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है आवाज में। हाँ सर मेरी आवाज में डिस्टरबेंस है? आवाज आ रही है, रामजीलाल जी की आवाज आ रही है, पर वो विजुअल नहीं आ रहा है रामजीलाल जी का। हाँ मैं आपको गया ज्वाइन कीजिए आप। हाँ आप शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। सर तो मैं सक्सेना सर से आग्रह करूंगी कि सर प्लीज अपना लेक्चर शुरू करें। हाँ बिल्कुल। सीमा जी का ऑडियो विजुअल आ रहा है, रामजीलाल जी का नहीं आ रहा है। या तो सक्सेना साहब से कह दें वो शुरू कर दें। हाँ हाँ नहीं जी सर, हाँ जी शुरू कर दें आप। अब म्यूट करते हैं इसको। हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है सर? विजुअल नहीं आ रहा है। am I audible? yes sir, audible, but you are not visual is visible. not. Am I audible? ऑडिबल है Yes सर, sir, you are. वो करना, अपना वीडियो ऑन करें। अच्छा सर अपना वीडियो ऑन कीजिए। अरे वीडियो ऑन है। सर का वीडियो दिख रहा है हमको। सर पर आप विजिबल नहीं है। नहीं सर हमको विजिबल है मैं मैम। अपने को देख रहा हूँ। हाँ अब Yes sir, yes sir अब दिख आप रहे दिख हैं। रहे Yes sir. हैं। गुड इवनिंग सर, नमस्ते सर। आँच लगे अभी तो थे विजिबल। हाँ ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। चलिए सर, ओ पीपीटी आपको जब कहिएगा शुरू हो जाएगी। हैं? पीपीटी जो है वो होस्ट को दे दिया है। हाँ और वो स्टार्ट कर देंगे आपका पीपीटी।
ठीक है, वो क्या पीपीटी चलाएंगे? हाँ वही चलाएंगे। ठीक ठीक ठीक। पांडे जी हैं कानपुर से ही है, वही वही होस्ट है, वही चलाएंगे। हाँ हाँ, तो उनसे कहिए बता दिया है। पीपीटी। हाँ बोल देता हूँ मैं। सर गुड इवनिंग। जी नमस्ते सर। प्रोफेसर सक्सेना जी। नमस्कार। हाँ, सर आप जब बताइएगा तब पीपीटी ओपन कर देंगे सर। हाँ, ओपन कीजिए पीपीटी। जी सर ठीक है। आप शुरू कर दीजिए सर। सर विजिबल है? हाँ फुल स्क्रीन कीजिए, फुल स्क्रीन कीजिए, ये फुल स्क्रीन कर रहे हैं। स्लाइड शो दीजिए पूरा full। इसे करना पड़ेगा। आप तो शुरू करें सर। Yes. This is the title page. Community Cycle Association of India celebrates World Mental Health Month, October 2022. Next slide, please. Hello. October 10 is going to be celebrated as World Mental Health Day. Mental health, as a matter of fact, is also responsible, like physical health, in creating problems for the human beings. Poor mental health is responsible for creating stress, insecurity, anxiety, unhappiness, depression in human beings. The World Mental Health Day is being celebrated throughout the world. I'm happy to note that Community Psychology Association of India is celebrating Mental Health Month from 1st October to 31st October 22. This evidences the importance that CPI is giving to mental health problems. This will definitely create an awareness in the community about the importance of mental health and will also spread the preventive measures to be taken for promoting mental health in the community. कम्युनिटी साइकोलॉजी का बहुत अच्छा स्टेप है और यानी वर्ल्ड मेंटल डे की जगह वर्ल्ड मेंटल हेल्थ बना रहे हैं. प्रोफेसर रामजीलाल, सेक्रेटरी CPI, has taken the right decision in the right direction by inviting eminent psychologists and mental health professionals for giving suggestions for preventing mental health problems. I feel honored to be invited for delivering a lecture on this occasion today. I have selected the geriatric mental problems as the elderly population of our country has shown a rapid increasing trend the world over. As a matter of fact, in India also the elderly population is showing a rising trend from around 5% in the late 40s and mid 50s to more than 8% at present. Demographic estimates predict that the elderly population to be around 10% by 1927. 1951 में 5% पॉपुलेशन हमारी 35 करोड़ की थी, 35 करोड़ की 5% थी. आज 135 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो 8% है, यानी 10.8 करोड़ से ये पॉपुलेशन बहुत से कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज्यादा है. Thus, the rapid rise of elderly population from 175 crores to 10.8 crores has created many psychosocial problems among the elderly, adversely affecting geriatric mental health. पहले हमारे की पॉपुलेशन सन 35 में, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि this has been possible due to increased medical facilities and better control over epidemics.
भारत की जनगणना सबसे पहले 1881 में हुई थी और 1881 से 1941 तक हमारे देश की पॉपुलेशन 40 करोड़ पे स्टिक थी। 51 में ये गिर के 35 करोड़ हो गई बिकॉज ऑफ पार्टीशन। इस पीरियड में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों 1000 में 40 थे। 40 बर्थ होती थी, 40 डेथ होती थी, नेट प्रोडक्शन रेट ऑलमोस्ट 0 था। इसलिए लेकिन अब इस समय जैसा मैंने कहा कि इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज और बेटर कंट्रोल एपिडेमिक से डेथ रेट्स में काफी कमी आई है। बर्थ रेट्स में उस हिसाब से कमी नहीं आई है। बर्थ रेट जो है वो 40 से गिर के करीब 28 आ गई है क्योंकि फैमिली प्लानिंग मेजर्स और इन सब के बाद। लेकिन डेथ रेट 40 से गिर के 14-15 पे आ गई है। तो हमारा नेट रिप्रोडक्शन रेट जो है 1.4 है, यानी 100 में 1.4 हर साल बढ़ते हैं। और इस हिसाब से 1000 की पॉपुलेशन में 14 लोग रोज बढ़ते हैं। तो इससे हमारी पॉपुलेशन जो 1951 में 35 करोड़ थी, आज 135 करोड़ हो गई। और इससे एल्डरली यानी इससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी सोसाइटी में बढ़ी हैं, एल्डरलीज में कुछ ज्यादा बढ़ी। उसका एक रीजन है ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लोअर सेल्फ एस्टीम, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, डिप्रेसिव टेंडेंसी, डेमेंशिया एंड सो मेनी अदर्स। ये निगेटिविटी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है पॉजिटिविटी फॉर सक्सेसफुल एंड ग्रेशियस एजिंग में। इसको सक्सेसफुल और ग्रेशियस एजिंग में ये कन्वर्ट हो सकती है। पहले प्रॉब्लम्स कम थी क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था और एल्डरली को पूरा रिगार्ड मिलता था। वो अर्नर हो या ना अर्नर हो, उसकी एज कितनी भी हो जाए, लेकिन समाज, परिवार में और समाज में उसका यानी एक अच्छा स्थान था। लेकिन अब जो है by after the breakdown of joint family system और बच्चों का गांव छोड़ के शहर आ जाना या शहर में तो विदेश चले जाना, तो ये जो है काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो सक्सेसफुल एजिंग रिफ्लेक्टेड इन द स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ which is partly in the individual's hand and partly due to circumstances, and financial dependence, independence which is partly in individuals and part में जो 5 पैरामीटर्स बताऊंगा उनमें 2 की बात कर रहा हूं कि पहला है कि साउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये हमारे हाथ में भी है और सर्कमस्टांसेस के हाथ में भी है। इसी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस जो है ये भी पार्टली इंडिविजुअल के हाथ में है और पार्टली सर्कमस्टांसेस। इंडिविजुअल के हाथ में है उसकी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग, उसकी प्रॉपर सेव फॉर ओल्ड एज, ये उसके हाथ में है। लेकिन पार्टली ड्यू टू सर्कमस्टांसेस उसकी इतनी इनकम नहीं है कि वो सेव कर सके, तो ऐसे में उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। और अभी मैं कुछ स्टडीज बताऊंगा जिसमें कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ में बहुत डिफर करते हैं। वैसे एजिंग इज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल फेनोमेना। ओल्ड एज इज कनेक्टेड विद डिटोरेशन एंड चेंजेस इन बॉडी एंड फंक्शंस। Human aging is not only a biological or physiological problem, but also a psychosocial problem, and it affects human society. Worldwide, the number of elderly people 65 plus is increasing faster than ever before. One reason I've already said is because of increased medical facilities and better control over epidemics. India was, ये हम बता चुके हैं, I'll not try to repeat it. वैसे इंडिया से ज्यादा भी पॉपुलेशन ग्रोथ है एल्डरली की, सबसे ज्यादा जापान में है।
और जापान में ये जो एल्डर पीपल हैं ये बड़े रिस्पेक्टेड भी है और सक्सेसफुल और इनकी ग्रेशियस एजिंग है और उनके लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है और वहां पे बच्चे कम हैं, एल्डरली ज्यादा हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी कि वहां पर जो डाइपर्स बिकते हैं तो बच्चों के डाइपर्स से एल्डरली लोगों के डाइपर्स ज्यादा बिकते हैं। दिस evinces that the elderly population in Japan is showing highest rate of growth, followed by Korea, Singapore, Germany, Sweden, China, Australia, USA and India. So India से 5-6 कंट्रीज की ग्रोथ ज्यादा है और इंडिया की जो एल्डरली ग्रोथ थी वो करीब 3.5% थी और 2000 तक ये 5% थी, आज 7% है एंड इज एक्सपेक्टेड। ये मैं परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, ये रेट ऑफ ग्रोथ मैंने बताई। बाय द ईयर 2025 Indian elderly population is expected to about 194 million. In 1981, aged population of India was only 43.5 million, increased to 61.4 million in 1991 and 68.4 million in 2001. So this rapid growth has also created many psychosocial problems. These problems like stress and strain that come out of their inability to participate, develop into either emotional instability or make them stoic. उदासीन बना देते हैं उनको, ना खुशी में खुशी होती है ना गम में गम होता है। The findings of several studies reviewed in the journals of gerontology evidence that in many cases senior citizens develop feeling of worthlessness. उनको लगता है अब तो हम वर्थलेस है, हम कुछ करने लायक नहीं है। पुअर सेल्फ इमेज है, लोअर सेल्फ स्टीम है, डिप्रेशन है और बहुत सी एजिंग से रिलेटेड फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। रिलेटेड स्टडीज में कुछ बताऊंगा। रश्मि मिश्रा और प्रतिभा रंजन ने कानपुर में एक अध्ययन 2006 में किया था। 120 एल्डरली में ऑल मेल्स 65 to 75 इयर्स के थे। इनमें से 60 फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे और 60 फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। लाइफ satisfaction scale as developed by Chadda was administered upon the elderly respondents. This scale purports to measure successful aging. The results indicate that life satisfaction of financially independent elderly was significantly better than their financially dependent counterparts. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसीलिए प्रूडेंटली जितना ज्यादा सेव कर सकें उतना जरूरी है, क्योंकि आज हम देखते हैं ये जो हमारी जो बहुत सी फिल्म दिखाई गई हैं, बागवान या अवतार, वो समाज का वास्तव में दर्पण है। ये प्रॉब्लम्स हैं कि ओल्ड पीपल नेग्लेक्ट होते हैं अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, ये स्टडीज कहती हैं। सामंत पांड्या ने जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के हैं, उन्होंने 306 एल्डरली वीमेन को जो बॉम्बे की थी उनसे अध्ययन किया। The aim of the study was to understand health status, health care seeking behavior, care arenas and overall sense of health and well-being based on selected indicators. Results indicate that in terms of curative health care, a majority resorted to private hospitals. Some prevalence was also there in terms of alternate therapies
and alternate medicine. In terms of preventive health care, close to half of the elderly women perceived balanced nutrition to be the poor strategy. This followed by exercise and maintaining social networks as also some degree of spiritualism. The core themes of healthcare strategies as emerging from elderly women's voices were rhythm and regularity, practiced abstinence, religiosity, proper longitudinal care, and maintenance. So, Mukherjee also in 2013 carried a study to see degree of dependence due to pathological conditions of health in basic living activities that are making elderly vulnerable to their physical disabilities. Behavioral dynamics, environmental and social factors in the disablement process causing vital constrictions. This study was carried upon 200 men and 100 women with physical disabilities living in 5 institutions under the jurisdiction of Kolkata Municipal Corporation. It was found that loneliness and daily living help are related to low quality of life. Social adjustment, spirituality, and forgiveness are also determinants of quality of life. So many studies have been, I'll not like to repeat all studies. They are on my PPT. But the point which I want to make clear is that depressive symptoms, a few more studies I like to say, which are depressive symptoms are reported over there 65. Zafar, Kizwai, and Rosie in 2008. Depression in elderly is common. Depression among institutionalized elderly has been found to be a common symptom, and sometimes the elderly are viewed with hate and loathing as it symbolizes horror of poverty, disgrace, loneliness, humiliation, abandonment, and degradation. Many of the institutions viewed as rendering substandard care. Many factors can contribute to greater depression in the institutionalized elderly. That is, attending staff, abuse or neglect restriction on mobility, privacy, personal protection, etc. The elderly living in a nuclear family were found to suffer from depression than those in living joint family system. Institutionalized elderly from low SES report problems of poor health, feelings of stress and strain, fear of getting a bad temper, etc. Institutionalized elderly report moderate to severe anxiety-related problems, including feeling of worry, oversleep, continuous sense of strain, nervousness, sense of panic or being on the edge, being bad-tempered, ideas of worthlessness, hopelessness, lack of worth in living, suicidal ideas. They were high on SES also. As India is moving towards globalization or modernization, there is a shift in the Indian value system, thereby making the Indian elderly population more vulnerable to abuse. Aged people need intensive and long-term care, which in turn may increase financial stress on the family. And the family has no time and money to cater to their own parents' needs. The needs and problems of the elderly vary according to their age, health, living style and other circumstances. आज बर्डन के रूप में भी परसीव किए जाते हैं एल्डरली. सबसे बड़ा अब्यूज ये है, जीवन भर जिन्होंने सम्मान पाया और बुढ़ापे में वो सम्मान उनको नहीं मिलता है, तो उनका स्ट्रेस हो जाना बड़ा यानी नेचुरल है. जिन बच्चों को उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, एक लायक बनाया, और वो बच्चे अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, मेंटली शॉक्ड फील करते हैं. भले ही कुछ ना कहें, बच्चों से ना कहें, बट दे फील शॉक्ड. So many socio-economic, social, psychological health problems among the elderly have been on the rise in India
because of the aging of the population. These problems are more acute among financially dependent and institutionalized elderly. और हमारे देश में तो ओल्ड एज होम्स कई तरह के हैं। कुछ ओल्ड एज होम्स तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल 5 स्टार होटल की तरह, और वहां पे वो पे करते हैं और रहते हैं आराम से। लेकिन ज्यादातर ओल्ड एज होम्स जो है वो पुअर और फाइनेंशियली डिपेंडेंट एल्डर्स के लिए है, और जो लिविंग कॉस्ट पे करते हैं उनका ओल्ड एज होम्स का मैनेजमेंट कुछ बेटर है। The family system is in transition, shifting from the traditional extended and joint family system in the pre-industrial period. देखिए इसके खास रीजंस जो हैं, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन, ये 3-4 फैक्टर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है जो शिफ्ट हुआ ट्रेडिशनल एक्सटेंडेड और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। इंडिविजुअल ज्वाइंट फैमिली में कॉमन पूल होती थी इनकम की, जो परिवार का मुखिया होता था वही डिसीजन मेकर होता था। आज उसके डिसीजन मेकिंग तो जाने दीजिए, वो एक बर्डन के रूप में, इसलिए यूथ का जो माइग्रेशन है ये भी एल्डरली के प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर रहा है। दे आर लेफ्ट टू लिव ऑन देयर ओन एंड दस ग्रॉसिंग देम, ये उनका बड़ा मानसिक कष्ट है, उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इससे बहुत बढ़ जाती है। फिजिकल कंपोजिशन आल्सो अफेक्ट्स द लिविंग अरेंजमेंट ऑफ द ओल्ड एंड एक्सर्ट्स एन इन्फ्लुएंस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द एल्डरली। इस संबंध में मैं आपको एक पर्सनली जो मैंने ऑब्जर्व किया एक बताऊंगा स्टोरी। मेरे एक क्लास फेलो थे 1952-53 में, जब मैं बीए कर रहा था, तो मेरे साथ एक पढ़ते थे, वो बाहर से आए थे और अपने मौसा जी क्या रहते थे। एक आध बार हमारे अच्छे मित्र थे, उन्होंने बुलाया। मौसा जी बड़े शान से रहते थे, 4 फ्लोर्स का उनका मकान था, एक फ्लोर उनकी पत्नी के पास था, और उनका अपना सेपरेट मिलने जुलने बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे। जब उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो उनके बेटों ने कहा कि पापा अब आपको इतने बड़े फ्लोर की क्या जरूरत है, आप जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए कमरे दे दीजिए। और धीरे धीरे एक स्टेज आया कि वो बिल्कुल जैसे एक चबूतर की जो दुछत्ती होती है। एक बार मैंने एक मैरिज में, ये बात है 1952-53 की, जब मैं जाया करता था, और यह 86-87 की, जब मैं उधर से निकला तो बाहर वो जो एक चबूतरा टाइप था, उसके ऊपर एक चारपाई पे वो बैठे हुए थे बड़ी बुरी हालत में। मुझे लगा कि ये कुछ जाना पहचाना चेहरा है और ये घर भी उन्हीं का है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उनके मौसाजी हैं? कहले हाँ। हम तो आपके आया करते थे। फिर मैंने अपने फ्रेंड का पता किया, वो एमपी में एक स्कूल में पीजीटी थे, टीचर थे। मैंने उनसे फोन किया, मैंने कहा भाई तुम्हारे मौसाजी इतनी शानदार जीवन जीते थे, अब बुढ़ापे में क्या हाल हो गया? तब उन्होंने बताया कि उनके बच्चों ने ये हाल किया, उनको भी मालूम था। तो ये एक जो मतलब जो लिविंग अरेंजमेंट ऑफ द ओल्ड है, वो यानी जब चेंज हो जाता है तो वो भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को गिरा देता है। Living arrangement determines the social network and social support a person enjoy. The type of intergenerational interactions, the flow of resources and help from one person to another depends on where and with whom people live. किसके साथ आप रह रहे हैं? और एजेड की जो प्रॉब्लम्स है वो मेनली 3 तरह की: इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और साइको सोशल प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की मैंने बात की है, ऑलरेडी कर चुका हूँ। जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, अपने बच्चों पे या किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो
उनकी सेल्फ एस्टीम वगैरह बड़ी गिर जाती है। फिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो एजिंग का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मिला के साइको सोशल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। रीजंस फॉर साइको सोशल ओल्ड एज क्या है? The old social fabric of the country is getting tattered. Nuclear families are replacing the traditional joint family. Western values are seeping into the country. Migration of young people from rural areas to urban areas, etc. These are some of the reasons. Remedial measures क्या है? इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए हैं कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन बहुत मीगर ओल्ड एज पेंशन दी जाती है एल्डर्स को। The amount paid is so small that it is not possible to make the both ends meet. It is too insufficient. Moreover, the method of identifying the beneficiaries is also not fair. And objective reports of corrupt practices in this identification have also come to light. Some international efforts have also been made in this direction. But before I discuss those international efforts, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने खुद तमाम एल्डरली को देखा जिनको अब तो शायद 1000 रुपया मिलता है। 1000 रुपया लेने के लिए उनको 200-250 रुपया रिश्वत देनी पड़ती है। तो हमारे देश की जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है उनकी मिजरीज को ऐड करने के लिए। एजिंग की प्रॉब्लम्स पे सबसे पहले 1948 में यूएनओ में डिबेट हुआ था और 1971 में 1971 में द जनरल असेंबली आस्क्ड द सेक्रेटरी जनरल to prepare a comprehensive report on elderly. World Assembly on Aging was held in Vienna from July 26 to August 82, wherein an international plan of action on aging was adopted. Aging पे एक international plan adopt किया। Assembly adopted the proclamation to observe the year 1999 as the International Year of the Older Persons. मुझे याद है 99 में एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओल्डर पर्सन्स बनाया गया था। उसमें जो एक कम्युनिटी साइकोलॉजी सेशन था उसने मुझे भी उसमें यूरेशिया का सदस्य बनाया था, इसलिए आई रिमेम्बर दैट। इन यूएन जनरल असेंबली 1 अक्टूबर को पहले इंटरनेशनल डे फॉर द एल्डरली बनाया था और बाद में इसको कर दिया। The UN General Assembly on December 1991 adopted 18 principles which organized into 5 clusters. They are very important. Independence. They should not feel dependent on others. तो पहला क्लस्टर है वो इंडिपेंडेंस का है। दूसरा पार्टिसिपेशन है, वो अपने को वर्थलेस ना समझे, वो सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहें, मीनिंगफुल एंगेजमेंट में रहें, और केयर की भी उनको जरूरत है। तो ऐसी एजेंसीज, चाहे वो जो केयर गिवर्स हैं, वो चाहे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे केयर गिवर प्रोफेशनल्स हों, चाहे ओल्ड एज होम्स हों, कहीं कहीं डे ओल्ड एज होम्स है, वो अच्छा है। बच्चे सब काम पे चले जाते हैं, एल्डरली घर में अकेले ना पड़े रहें, इसलिए डे केयर ओल्ड एज होम्स है। बॉम्बे में भी है, दिल्ली में भी है, कई जगह, वो ठीक है। वहां पे अपनी एज ग्रुप के लोग साथ इंटरेक्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केयर इज इंपॉर्टेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट जो उनकी अपनी मैं आगे बताऊंगा कि अभी एक स्टडी हुई है, हालांकि मैं करता रहा हूँ विदाउट सिंगिंग माई सॉन्ग, आई लाइक टू से, मैं तो 1996 में 26 साल पहले रिटायर हो चुका था।
then I was around 61 year of age, और हो गया था, और उससे ज्यादा मेरी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है और शायद ज्यादा क्रिएटिविटी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन सेल्फ फुलफिलमेंट आइडिया और डिग्निटी ऑफ द ओल्डर पर्सन। डिग्निटी भी इतनी इंपॉर्टेंट है। वो डिग्निफाइड लाइफ, इफ दे फील डिग्निफाइड, दे एज लॉन्गर, लॉन्गिविटी भी इससे बढ़ती है और उनकी एजिंग भी सक्सेसफुल होती है, दे एज सक्सेसफुली। तो ये जो 18 प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए थे, और एक और बहुत अच्छी चीज है, यूथ इज ए गिफ्ट, एज इन एन आर्ट। यूथ, दिस वाज द थीम of Gerontology International Synthesis Meeting in 2007 in Okinawa, जापान में। 2008 में यही विशाखापट्टनम में हुई थी, हमने अटेंड की थी, और कानपुर से डॉक्टर रश्मि मिश्रा और पृथ्वारंजन भी गई थी। और ये 2008 में हुई थी, जो प्रोफेसर MVR राजू ने कराई थी। बहुत सक्सेसफुल मीटिंग थी, करीब 250 फॉरेन डेलीगेट्स आए थे। तो ये जो 2007 का जो था, उसका जो मोटो था, यूथ इज ए गिफ्ट, एज इन एन आर्ट, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर्ट इज ए चेंजिंग प्रोसेस फ्रॉम ए फॉरवर्ड गेम टू ए बैकवर्ड गेम। एजिंग इज प्रोसेस टू नो द गोल गेम लाइफ। लाइफ का एम क्या है ये जाने। It enables people to perform a forward game and a backward game in a good order. Then aging is an art. तो aging एक art है। There are individual differences in coping with old age problems. इसमें individual differences हैं। बहुत से individuals हैं जो इन अपने they cope very well, और कुछ ऐसे हैं, those who succumb before the problems of old age and feel stressed and strained. Those who succumb to those problems. कुछ हैं जो उनको successfully cope करते हैं। रॉबर्ट हेविंगरेस्ट ने 1961 में एक टर्म पॉपुलराइज किया था, सक्सेसफुल एजिंग। सक्सेसफुल एजिंग 1961 में उन्होंने, जब जो पहला इशू एक जर्नल निकलता है, द जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोंटोलॉजी साइंस ऑफ एजिंग। तो जेरोंटोलॉजिस्ट जो जर्नल निकलता है, उसके पहले इशू में रॉबर्ट हेविंगरेस्ट ने ये टर्म कॉइन किया था। ही रोट अबाउट इट, सक्सेसफुल एजिंग। और सक्सेसफुल एजिंग के लिए उन्होंने जो पैरामीटर्स बताए थे, पहला अवॉइड डिजीज, डिजीज की स्पेलिंग में गलत टाइप हो गई, आज करेक्ट नहीं करा पाए। engagement with life, maintaining high cognitive and physical functioning, ये डिजीज को अवॉइड करें, कुछ प्रिकॉशंस लेके। engagement with life, मैं इसको कहता हूँ मीनिंगफुल engagement, और अपने कॉग्निटिव और फिजिकल फंक्शन को मेंटेन कीजिए। हम अपने अगर कॉग्निटिव फंक्शंस को छोड़ देते हैं तो अल्जाइमर और डिमेंशिया के चांसेस हो जाते हैं। तो इसको सक्सेसफुल एजिंग refers to physical, mental and social well-being in older age. The concept of aging can be traced back to 1950s, popularized in 1980s. It reflects changing view in aging in Western countries, where a stigma associated with old age has led to considering older people as burden on society. Consequently, in the past, most of the scientists have been focusing on negative aspects of aging or preventing the decline of youth. लेकिन 2000 के आसपास जब पॉजिटिव साइकोलॉजी आई, तो अब जो है उसके बाद जो सक्सेसफुल एजिंग जो है, इस फैक्ट को एक्नॉलेज करती है, देयर इज ए ग्रोइंग नंबर ऑफ ओल्डर एडल्ट्स
functioning at a high level and contributing to the society. Scientists working in this area seek to define what differentiates successful aging from successful aging in order to design effective strategies and medical interventions to protect health and well-being from aging. तो अब आज जो सक्सेसफुल एजिंग पे रिसर्च हो रही है वो एक्नॉलेज कर रही है कि अब जो है ओल्डर एडल्ट्स जो हैं उनकी फंक्शनिंग, कॉग्निटिव फंक्शन से भी मेरा मतलब है वो हाई लेवल की हो रही है, कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। मैं एक अभी रिपोर्ट भी बताऊंगा जिसमें कहते हैं कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव पीरियड एक इंडिविजुअल का 60 के बाद शुरू होता है। ही इज मोर क्रिएटिव। उसका एक रीजन ये है कि सर्विस पीरियड में वो रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल से बाउंड रहता है, जो कि रिटायरमेंट बाद उसकी थिंकिंग फ्री फ्लोटिंग थिंकिंग हो जाती है, तो वो उसमें क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो इसको, उस स्टडी को मैं बताऊंगा। Recent studies emphasize the importance of adaptation and emotional well-being in successful aging. Adaptation बहुत जरूरी है। अगर हम सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर लें, वैल्यू सिस्टम में अडॉप्ट कर लें। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे साथ एक हमारे फ्रेंड थे जो 4th से लेके 12th तक हमारे साथ पढ़े थे और हम लोग अगल बगल बैठते थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। उनके पिताजी रिटायर हो गए तो वो बीए करने केजी कॉलेज मुरादाबाद से उन्होंने बीए किया, बीएड किया, फिर एमए किया, वो बीडीओ हो गए। और उन्होंने एक बार अपनी सर्विस पीरियड में आए थे, मेरा ख्याल है 70-71 में मुझसे मिले थे। उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद कानपुर से कोई गया तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा। उन्होंने कहा हाँ वो रिटायर हो गए हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, ये 2012 की बात है। मैं उन गर्मियों की छुट्टियां थी, मैं उनके घर गया और उनका जो बेटा था, उनका जो ग्रैंडसन था, उसके बोर्ड के इम्तिहान चल रहे थे और उसमें वो जाते समय उनसे हाय दादू करके जाने लगा। बहुत दुखी हुए, कहने लगे देखो ये आज के बदतमीज हो गए, इतनी जनरेशन में हाय दादू कह के चले गए। हम लोग जाते थे, सब बड़ों के पैर छू के जाते थे इम्तिहान देने, आशीर्वाद लेके जाते थे। हमने कहा महेंद्र जी आप उसी युग में मत जिए, नई सिचुएशन में अडॉप्ट कीजिए, नहीं तो आपको बड़ा मानसिक कष्ट होगा। तो अडॉप्टेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर इंटरजेनरेशनल कन्फ्लिक्ट होगा वैल्यूज में तो वो पुरानी नई जनरेशन को तो कुछ नहीं करेगा, आपको मेंटली हर्ट करेगा, आप अगर नहीं। तो मैंने कहा देखिए उस समय आपका सोशलाइजेशन किसने किया था? आपके पेरेंट्स ने, आपकी मदर ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने। आज बच्चों का सोशलाइजेशन कहाँ हो रहा है? मीडिया भी कर रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी कर रहे हैं, पीयर ग्रुप भी कर रहा है। वेस्टर्नाइजेशन का भी इम्पैक्ट है। उसने किसी में देखा होगा, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसने कहीं देखा होगा कि ग्रैंडसन जो है वो अपने ग्रैंडफादर से हाय दादू कह के जाता है, विश करता है, वो बदतमीज नहीं है। आप उससे बदतमीज परसीव कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने को इस सिचुएशन में अडॉप्ट नहीं किया है। आप अडॉप्ट कीजिए। तो एडॉप्टेशन और इमोशनल वेलबींग सक्सेसफुल एजिंग का एक बड़ा आधार है। न्यू डेटा सजेस्ट that for most senior citizens, subjective quality of life is more important than the absence of disease and other objective measures relating to physical and mental health. In 2 recent studies, the vast majority of older people rated themselves as aging successfully, even when they not meet all objective physical and mental criteria of successful aging. वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे और फिजिकल और मेंटल का पूरी नहीं कर रहे थे, बट दे वर परसीविंग देमसेल्फ टू बी एजिंग सक्सेसफुली। तो ये जरूरी है और हम हमेशा दुखी रहें तो ये भी सही नहीं है। स्टडीज विच इनकॉर्पोरेटेड, ये तो हो गया।
जेनेटिक्स ऑफ सक्सेसफुल एजिंग, इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि इसमें सक्सेसफुल एजिंग में मतलब लॉन्गेविटी तो बढ़ाता है और ये मल्टीफैक्टोरियल ट्रेट है, इन्फ्लुएंस बाय न्यूमरस जीन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हम लोग जो कम्युनिटी साइकोलॉजी में या और ये जो मनोविज्ञान में या पॉजिटिव साइकोलॉजी में है, वो ज्यादातर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बिहेवियरल फैक्टर्स, इनकी बात करते हैं। और लेकिन फिनोटाइप में हमारा कम मतलब जीनोटाइप में हमारा कम कंट्रीब्यूशन है, और ये कहते हैं कि ये न्यूमरस जीन्स भी प्रभावित करते हैं। Genes involved in maintenance of cholesterol, lipid levels, their ability to metabolize and transfer, तो इससे फिजिकल हेल्थ बेटर होती है और ये भी लॉन्गेविटी को कॉज करते हैं। इसमें मैं BIS और PIS की बात भी करूंगा। BIS बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम और PIS साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल इम्यून सिस्टम की तरह साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम भी है, उसकी भी थोड़ी सी बात करूंगा। इसको मैं बढ़ा रहा हूं। एजिंग एसोसिएटेड विजडम, आपको याद होगा पहले की जो एल्डर लोग थे वो वाइज माने जाते थे। स्टोरी होती वाइज ओल्ड मैन। ओल्ड मैन वाज कंसीडर्ड टू बी अ वाइज पर्सन, लेकिन अब ओल्ड मैन जो है वो कहते हैं तो सठिया गया है, दैट इज अनवाइज। अब तो क्या फालतू की बात करता है, इस तरह के हैं। It has been found that mental and psychosocial functioning often improve with age, even if physical health and some elementary elements of memory decline. Physicians, psychologists, and gerontologists argue that age-related wisdom might serve to compensate for the biological losses in old age. Old age में जो biological losses हैं, वो आपके यानी साइकोसोशल फंक्शन से इंप्रूव कर सकते हैं, thereby enabling elder people to better utilize their remaining resources and age successfully. जो उनके कुछ जीवन जो बचा हुआ है उनका, उसमें जो रिसोर्सेज हैं उनको ज्यादा सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं। तो एजिंग इज एसोसिएटेड विद विजडम आल्सो। Age-associated wisdom may help to overcome the negative effects of diseases and stresses that are common in late life and lead to improved mental health and psychosocial functioning. Neurological research has demonstrated that brain growth and development continue in old age. The concept known as neuroplasticity of aging. Aging की neuroplasticity का जो concept है वो ये है कि ब्रेन ग्रोथ और डेवलपमेंट ओल्ड एज में कंटिन्यू करता है, वो सठियाता नहीं है। ये लोगों को समझना चाहिए। दूसरे लोग कहते हैं और हम मान बैठते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, इससे बचना चाहिए। पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट फोकस मोर ऑन लाइफ एंगेजमेंट। Two components of life engagement are very important: social support and productivity. Social support, social interaction आपका हो और आप जिस फील्ड में हो जितना प्रोडक्टिव हो सके हों। अगर आप टीचिंग में रहे हैं तो आप मैंने तो फिलॉसफी अपनाई हुई है, लाइफ लॉन्ग लर्नर, lifelong teacher and lifelong researcher। अगर वो तीन चीजें लाइफ लॉन्ग रहता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। Social support is most potent when it is mutual. The support given is balanced by support received.
जो सपोर्ट आपको मिल रहा है वो सपोर्ट आप दे रहे हैं, ये रेसिप्रोकल है। Two kinds of support are important. Socio-emotional support, liking and loving. Instrumental support, assistance when someone is in need. ये दो है। जब कभी मान लीजिए हम प्लेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, हमारी अटैची भारी है, कोई भी यंग मैन आ जाएगा और आपको हेल्प करेगा आपके सामान को ऊपर रखाने में, तो ये इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, असिस्टेंस व्हेन समवन इज नीडेड। लेकिन सोशो इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपके साथ ऐसे होने चाहिए ओल्ड एज में, आपकी ऐसी कंपनी होनी चाहिए जिनसे आपको सोशो इमोशनल सपोर्ट मिले, लाइक इन लविंग, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। और ये इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल एजिंग के लिए। Now, findings of several studies indicate that respondents with more social ties showed less decline in functioning over time. स्टडीज ने बहुत स्टडीज हैं, उनको मैं कोट नहीं करूंगा यहाँ पर, वो ये कहती हैं कि जिनके पास सोशल टाइज, जिनकी स्ट्रांग है, सोशल बॉन्ड्स स्ट्रांग है, उनकी जो फंक्शनिंग है वो कम डिक्लाइन शो करती है। अगर सोशल सपोर्ट नहीं है तो उनकी फंक्शनिंग, पर्टिकुलरली कॉग्निटिव फंक्शंस, पूरी है कि यानी सोशल सपोर्ट, सोशल टाइज डेवलप हो। Men received emotional support primarily from their spouses, ये भी एक स्टडी है, whereas women drew more heavily on their friends and relatives and children for emotional support. गुरु ने 2003 में 2003 में अध्ययन किया था, जिसको मैंने शॉर्ट में दिया है, लेकिन डिटेल में जो मैंने पढ़ा था वो ये है कि वीमेन जो हैं वो सोशल सपोर्ट उनको ज्यादा मिलता है बजाय मेन के, क्योंकि मेन को ज्यादा सोशल सपोर्ट मिलता रहा अपनी पत्नियों से, स्पाउसेस से। ओल्ड एज में पत्नियां जो हैं वो हस्बैंड से ज्यादा चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन में व्यस्त हो जाती है, उनको सोशल सपोर्ट अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलता है। तो मेन जो है वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, वो सोशल सपोर्ट उन्हें चाहिए। सोशल सपोर्ट हर एक की नीड है, सोशल एक्सेप्टेंस इज नीड ऑफ एवरीबॉडी। 3 महीने के बच्चे को भी सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, वो भी बॉडी लैंग्वेज पहचानता है कि उसके पॉजिटिव लुक्स है या निगेटिव है। बच्चा 3 महीने का बच्चा पहचानने लगता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यह है। तो एवरीबॉडी नीड्स सोशल सपोर्ट एंड सोशल एक्सेप्टेंस। 3 महीने का बच्चा हो चाहे 95 साल का बूढ़ा हो, acceptance is the need of everybody. This we have always to bear in mind, and this acceptance comes from social support. तो ये social support, spouses का social support usually old age में कम हो जाता है, खास तौर पे जहाँ पे वो अपने children और grandchildren के साथ रहते हैं। तो women drew more heavily on their friends and relatives and children for emotional support. ये स्टडी है, शॉर्ट मैंने दिया इसको। As has already been pointed out that there are individual differences coping with old age problems. Successful aging minimizes these problems. Those who cannot cope with these problems need geriatric or gerontological counseling. जो नहीं कोप कर पाते हैं तो वो यानी जीरियाट्रिक या जेरोंटोलॉजिकल काउंसलिंग की उन्हें जरूरत पड़ती है। A geriatric counselor facilitates the counseling in coping with these problems. Geriatric counseling can help individuals with a wide array of difficulties ranging from dealing with physical pain to loss of spouse. ये
मतलब ये काउंसलिंग को हेल्प करती है. Sometimes just having other person to talk with an elderly may be helpful. Talking to a professional about personal issues can be difficult and scary. In geriatric counseling, counselor is assured that all information that she shares with the counselor is confidential and remains private. ये जरूर उसको इंश्योर कर लेना चाहिए. तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बहुत से कानपुर में एक एनजीओ है, एक मैडम कोई भाटिया थी, चलाती थी, मैं नहीं जानता. उनका काम यही था कि वो अपने जो वॉलंटियर्स थे ओल्ड एज होम्स में उनके पास भेजती थी ओल्डर पे केवल बात करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है इतना कम स्टाफ है और स्टाफ का भी बिहेवियर एल्डरली पीपल से अच्छा नहीं होता है. ज्यादातर जहाँ पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट एल्डरली रहते हैं जिन ओल्ड एज में, वहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता है और वहाँ पे काउंसलिंग की कोई खास सुविधा नहीं है. वैसे मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ प्रोफेशनल ज्यादा हैं बजाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के. तो केवल उनसे उनके दुख दर्द की बात कर लीजिए, वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो आइसोलेशन में रहते हैं. तो इसीलिए जरूरी. लेकिन ये आप खुद भी कर सकते हैं. आप सर्कल बनाइए, फ्रेंड सर्कल बनाइए, मॉर्निंग वॉक पे एक साथ जाइए, लोगों से मिलिए, अपना एकेडमिक ग्रुप बनाइए, एकेडमिक सर्कल बनाइए. हमारे रामजी लाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. इन्होंने कम्युनिटी साइकोलॉजी बना दिया, बहुत लोगों को जोड़ दिया. इसमें काफी एल्डरली भी जुड़े हुए हैं. तो ये जो मतलब और ज्यूरेटिक काउंसलिंग में ये तो मैं बता चुका हूँ. The length of treatment varies with individual needs. Some person only require few sessions, while the others enjoy the relationship they developed with the counselor and continue to seek out the additional support and encouragement ensues during counseling sessions. यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर का यहाँ ये फर्क है. In clinical psychology, the contact between the clinician and his client is established when the latter has some problem. And as soon as the problem is over, the contact is also over. But in counseling and community psychology, the contact is of a more permanent nature. और वो ये प्रिवेंटिव मॉडल है, वो क्यूरेटिव मॉडल, वो क्लिनिक मॉडल क्यूरेटिव मॉडल है, ये प्रिवेंटिव मॉडल. इसमें कांटेक्ट बराबर अगर रहता है काउंसलर का और मैं कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट को भी एक काउंसलर ही मानता हूँ. तो ये एक जिनमें प्रॉब्लम्स हो जिस कम्युनिटी में, तो उनमें ज्यादा टाइम अगर डिवोट करते हैं. Besides geriatric counseling, the following sessions may also be found useful for well-being of the elderly. Older people should have opportunity to work and determine when to leave workforce. जापान में लॉन्गेविटी सबसे बड़ा रीजन ये है. एक कितना भी बूढ़ा हो जाए, 90 साल का 95 साल का भी है, तब भी वो कुछ काम करता है और उस काम करने से जरूरी नहीं कि उसको पैसा मिले. अगर वो काम करता रहता है तो वो अपनी वर्थ यानी जो वर्थलेसनेस है वो खत्म हो जाती है, वर्थफुलनेस होती है. वो अपने को एक समाज का एक महत्वपूर्ण अंग, एक इम्पोर्टेंट समझने लगता है. ओल्डर पर्सन शुड रिमेन इंटीग्रेटेड इन सोसाइटी and participate actively in formulation of policies which affect their well-being. आजकल देखा है परिवारों में कि जब किसी के बेटे और बहू बाहर जाते हैं, बूढ़ी माँ या बूढ़े बाप या दोनों घर में छोड़ जाते हैं, क्यों समझते हैं तो वर्थलेस, ये जाके क्या करेंगे, इनका पार्टिसिपेशन से क्या मतलब है. ये उनकी वेलबींग भी इफेक्ट करता है. तो उनको इंटीग्रेट होना चाहिए सोसाइटी में. नहीं ले जा रहे हैं
आप अपना इंटीग्रेशन ढूंढिए, आपने अल्टरनेटिव ढूंढिए। और older person should have access to health care to help them maintain the optimum level of physical, mental and emotional well-being. तो उनको वो access होनी चाहिए केयर के लिए, हेल्थ केयर, mental health care. They should know. Older person should be able to pursue opportunities for the full development of their potential and have access to educational, cultural, spiritual, recreational resource of society. समाज के जो रिक्रिएशनल रिसोर्सेज हैं उनमें भी उसकी एक्सेस होनी चाहिए, स्पिरिचुअल, कल्चरल, एजुकेशनल सब में होनी चाहिए। और मैंने बताया कि ओल्ड एज में अगर वो लाइफ लॉन्ग, जैसे वो टीचर नहीं रहा है तो लाइफ लॉन्ग लर्नर तो हो सकता है। एवरीबडी कैन बी लाइफ लर्नर, हर नई चीजों को सीखे। Older person should be able to live in dignity and security and should be free from exploitation and mental or physical abuse. क्योंकि mental abuse बहुत होता है ओल्ड, बहुत सी जगह देखा है, परिवारों में देखा है। हम लोगों ने थोड़ा इसमें काम किया है शुरू में, यानी 2000 से लेकर 2005-6 तक काफी काम किया है। तो उनकी हालत देखी है, उनके बच्चे क्या ग्रैंड चिल्ड्रन भी उनको मतलब मेंटली अब्यूज करते हैं, कहीं कहीं फिजिकल अब्यूज देखा गया है। अभी 5-6 दिन पहले टीवी पे देखा कि एक बूढ़े को उसकी बहू पीट रही थी। तो ये जो अब्यूज है, एक्सप्लॉयटेशन, तो पर्सन दे शुड लिव इन डिग्निटी। हमने 5 सजेशन ये हमारे हैं जो हम बहुत दिनों से अपने लेक्चर्स में कहते रहे कि साउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जैसे हमने बताया ये हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं है, लेकिन कुछ तो है, 20-30 से लेकर 50% तक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये भी हमारे हाथ में थोड़ी है, लेकिन हम जितने प्रूडेंटली ओल्ड एज के लिए सेव कर पाए। कुछ लोग ओवर कॉन्शियस होते हैं, वो अमीरी में तो मरते हैं, गरीबी में जीते हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को जो अपनी इनकम का इस इनसिक्योरिटी की वजह से अपनी इनकम का 70-75% जोड़ते हैं और 25% उन्हें काम चलाते हैं। जब वो मरते हैं तो इतना धन छोड़ के जाते हैं, they die rich but live poor, live in poverty. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, प्रूडेंटली इसका बैलेंस होना चाहिए। तीसरा है मीनिंगफुल एंगेजमेंट। आप जिसमें आपको अच्छा लगे, आपको गार्डनिंग में अच्छा लगे तो गार्डनिंग कीजिए। आपको अगर, और एक चीज है मीनिंगफुल एंगेजमेंट में ये जरूरी है कि जो आपको सुख दे। अगर आप एकेडमिशियंस हैं तो आप अपनी स्टडीज में रहिए, नए नए आइडियाज लाइए, तो मीनिंगफुली एंगेज रहे। और चौथा है एक्टिविटी, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। वो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी में आप बिजी रहें। पांचवा मोबिलिटी, एक्टिविटी तो बिना मोबिलिटी के भी हो सकती है, मोबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं मोबिलिटी को एक बात और कहता हूँ कि मीटिंग पीपल विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्रुप्स एंड ऑल एज ग्रुप्स। हम देखते हैं कि मोबिलिटी में एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, मैं भी कभी जाया करता था, तो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो बूढ़े लोग अपने ग्रुप बना लेते हैं, बुढ़िया अपने ग्रुप में आती है, अलग अलग डिस्कस करते हैं। मतलब नहीं, दिस इज नॉट मोबिलिटी। मोबिलिटी इज मीटिंग पीपल विथ ऑल एज ग्रुप्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, एंड देन यू फील यंग। After retirement, I joined a few senior secondary schools.
जहाँ पे मैं 3 साल के बच्चे से लेके और 70 साल के बूढ़े मैनेजर से इंटरेक्ट करता था। तो दैट इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। So mobility is to be taken care of. These are important. एक बात और बता रहा हूँ जो मैंने इसमें नहीं दिया, लेकिन अभी मेरे रिसेंट एक्सपीरियंस से मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा उनकी वाइफ भी नहीं है और उनके बेटे की भी डेथ हो गई। बहू उनको और ग्रैंड चिल्ड्रन रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जबकि उनकी 1 लाख से ज्यादा पेंशन खुद की है। क्यों? उन्होंने सब बताया। तो मैंने उनसे कहा आप बेकार में इंटरफियर मत कीजिए। कहते हैं कि मैं अपने ग्रैंडसन को कुछ स्पिरिचुअलिटी और उसके बारे में बताता हूँ तो वो चिढ़ता है। मैंने आप क्यों बताते हैं? आप 80 साल के हो रहे हैं और उसको स्पिरिचुअलिटी, उसको आप उसके ऊपर से होप बताइए, रिजिलेंट होना बताइए। ये बताइए, आप उसको अपनी वैल्यूज को थोप रहे हैं जो उसके मन की नहीं है। आप उसको गीता का उपदेश और उसको स्पिरिचुअल बना देंगे, उसको तो अभी जीवन, वो MBA कर रहा है, उसको जीवन में आगे बढ़ना है। और वो क्या, वो कहती है आप, हमने कहा व्हाई शुड यू इंटरफियर? आपसे पूछा जाए तब आप उनको सलाह दीजिए। क्या बूढ़े लोगों को सलाह देने का अधिकार नहीं है? हमने कहा सलाह जो मांगे तब दीजिए, बिना मांगे आप सलाह देंगे तो आप वहां पे नक्कू बन जाएंगे और आप अपनी डिग्निटी खोएंगे। तो अब वो कहते हैं कि भाई आपकी सलाह मैंने मानी, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये भी मैंने इसमें जोड़ा नहीं था, लेकिन मैं जस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अनड्यू इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। अभी डायरेक्टर ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन मेडिकल यूनिवर्सिटी USA reported that the most creative period is between 60 and 80 years and beyond. He reported that people with positive mindset have a greater longevity as compared to those who have negative mindset. अध्ययन ये भी बताते हैं जिनका माइंडसेट नेगेटिव होता है उनकी यूजुअल लाइफ 4 से 14 साल कम होती, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ नेगेटिविटी। अगर नेगेटिविटी का क्वांटम कम है तो 4 साल कम जिएंगे, क्वांटम अगर और ज्यादा है तो 10-12 साल कम जिएंगे। और जिनका पॉजिटिव माइंडसेट होता है, अगर वो कम माइंडसेट है तो वो 5 साल से 15 साल तक अधिक जीते हैं। पीपल विद पॉजिटिव माइंडसेट, तो ये बहुत जरूरी है। ये हर एल्डरली को जानना चाहिए कि अगर उसके पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है, होपफुल है, ग्रेटिट्यूड है, हैप्पी है, ये चीजें हैं, कंपैशन है, उसमें एम्पैथी है, ये। और एम्पैथी, मैं सबसे बड़ा गुण एम्पैथी मानता हूँ। एम्पैथी से बड़ा कोई दूसरा गुण नहीं है, क्योंकि एम्पैथी में 3 नॉर्म्स ऑफ गुडनेस इन्वॉल्व रहती हैं। पहला नॉर्म ऑफ जस्टिस, कोई नहीं चाहता उसके साथ अन्याय हो। Nobody wants injustice to be done to him. If he is high on empathy, he will never do injustice to others. Similarly, second norm is norm of rationality. हर चाहता है कि जो आपसे बात करे वो बेतुकी बात ना करे, तर्क संगत बात करे। If you are high on empathy, आप भी किसी से रेशनली बात नहीं करेंगे। थर्ड norm of goodness is norm of human heartedness, मानव सहजता। आप चाहेंगे कि दूसरे लोग आपसे पोलाइटली बात करें, ह्यूमन हार्टेडनेस से बात करें। अगर आप एम्पैथी में हाई हैं तो आप भी दूसरों से ह्यूमन हार्टेडनेस से बात करेंगे। तो सारे जितने भी पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, सबको मैंने रिव्यू किया है, उनमें मुझे एम्पैथी सबसे अच्छा लगा। एम्पैथी में तो हैप्पीनेस, एम्पैथी, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये तो है ही। तो ये जरूरी है, इसका भी मैं बताऊंगा। Findings of research reveal that after death of spouse,
Retirement from active service is most important cause of stress. आप लोगों ने पढ़ी होगी, डीएम पस्टन जी एक बड़ी अच्छी किताब थी स्ट्रेस मैनेजमेंट में, काफी पहले निकाली थी, वो हमारे पर्सनल फ्रेंड थे, बीएचयू में रीडर थे, पर हम और वो मॉन्ट्रियल में एक साथ थे 74 में। तो वी वर टुगेदर इन मॉन्ट्रियल और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। वो फिर IIM अहमदाबाद चले गए, वहां पे उन्होंने किताब लिखी, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बड़ी वर्कशॉप करते थे। तो उनका ये कहना था, उन्होंने प्रायोरिटी दी थी सबसे बड़े स्ट्रेसर्स क्या हैं, तो उनको सबसे बड़ा स्ट्रेसर लगा था डेथ ऑफ स्पाउस, सेकंड नंबर पर रिटायरमेंट, और सेकंड नंबर पर रिटायरमेंट जो था एक्टिव सर्विस से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ स्ट्रेस है। और उसको बहुत से लोग, और ये देखा है, मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन से, कोई एम्पिरिकल स्टडी तो नहीं है, लेकिन हंचेस हैं, कुछ मेरे हंचेस ये हैं कि जो सर्विस पीरियड में बहुत पावर यूटिलाइज करते हैं, IAS IPS आर्मी ऑफिसर बहुत से हैं, उनमें बहुत से लोगों की कम लॉन्गेविटी देखी है। इसलिए कम लॉन्गेविटी है कि रातों रात उनकी पावर खत्म हो जाती है, यानी बिल्कुल कल तक जो डोमिनेट करते थे वो यानी पूरी तरह से खत्म हो जाती है उनकी लॉन्गेविटी। तो कहाँ चला गया? हेलो, am I audible? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो रिटायरमेंट जो है एक बहुत बड़ा कॉज है स्ट्रेस का। इसको आप मीनिंगफुली, इसको हम झेल सकते हैं अगर हम अपने कॉग्निटिव फंक्शंस यूज करते हैं। हमारे सब्जेक्ट एक बहुत एमिनेंट थे, बहुत ही ज्यादा एमिनेंट थे, और रिटायरमेंट बाद उन्होंने अपने कॉग्निटिव, और उन्होंने कई किताबें लिखी, एडिट की, अच्छे रिसर्चर थे, अच्छे टीचर थे, लेकिन 70-72 के बाद वो अल्जाइमर सफर किया। उन्होंने अपने लास्ट 10-12 ईयर्स उनके बड़े पेनफुल थे, क्योंकि उन्होंने अपने कॉग्निटिव फंक्शंस को यूज नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट इन्वॉल्व्स नॉट only the loss of most significant activity in people have engaged, but also a drop in income, increased leisure time with possibly declining health, shrinking network of contact, and possible loss of self-esteem. Counseling to such individuals should be given much before actual retirement. It is better to be proactive than being reactive after the onset of old age problems. मैं प्रोएक्टिविटी पे बहुत जोर देता हूँ। यहाँ पे एक बात बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट पर, जबकि उनका पावर और इस तरह का कुछ नहीं है, केवल इनकम लॉस है थोड़ा, तो लेकिन एक्सपेंसेस भी, तो वो 1 साल तक उनको कहीं घुमाने ले, उनको उनकी काउंसलिंग करते हैं, रिटायरमेंट काउंसलिंग। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आज तक पावर है, दूसरे दिन से पावर कट, बिजली की पावर कट होती है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कट हो जाती है। जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कट हो जाती है तो उनको बड़ा खराब लगता है। तो ये सब प्रोएक्टिव होके अगर हम पहले से देखें। यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, काउंसलर्स, caregivers, they play an important role in sexual aging. हडसन ने कहा था 3 dreaded D's हैं, डेथ, डाइंग एंड डेमेंशिया। ये 3 dreaded D's हैं, डेथ, एंजाइटी, डाइंग सिंड्रोम एंड डेमेंशिया। They should be substituted with 3 hopeful D's: dancing, dignity and dialogue.
ये डेथ एंजाइटी मान कर चलते हैं, the aim of every life is death, so why should one have anxiety? अपने प्रिकॉशंस ले, साउंड हेल्थ मेंटेन करे, वो अलग बात है, लेकिन डेथ एंजाइटी नहीं। और डाइंग सिंड्रोम, कार्डियक न्यूरोसिस के मैंने कई स्टडीज पढ़ी थी। एक पीएचडी स्कॉलर मेरे अंडर में काम कर रहा था कार्डियो डिसऑर्डर पे, तो उस पर हमने देखा कि बहुत से लोग कार्डियक न्यूरोसिस होती है, वो अपने को महसूस करते हैं कि वो मरने वाले, और उनकी ये तबीयत खराब है, इस तरह का निगेटिव माइंडसेट बना होता है। तो डाइंग सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। और डिमेंशिया आप चेक कर, डिमेंशिया को आप रोक सकते हैं। अल्जाइमर और डिमेंशिया जो है वो शायद वर्ल्ड ओवर 6-7% लोगों में, इंडिया में कुछ थोड़ा सा ज्यादा 1-8%। रीजन उसका सबसे बड़ा है कि हम कॉग्निटिव फंक्शंस को यूज नहीं कर रहे हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, लोनलीनेस में चले जाते हैं। लोनलीनेस के लिए मैं कहता हूं कि लोनलीनेस इज अ साइलेंट जेल, विदाउट सेलमेट्स, पैरोल और बेल। जेल में तो सेलमेट्स भी होते हैं, साथी कैदी होते हैं, पैरोल भी कभी मिल जाता है, बेल भी मिल जाती है, लेकिन लोनलीनेस में ना सेलमेट्स है, ना पैरोल है, ना बेल है। इट इज साइलेंट जेल। तो लोनलीनेस इज अ साइलेंट जेल, और लोनलीनेस कॉजेज इज द मेजर कॉज ऑफ डिमेंशिया एंड अल्जाइमर। तो कॉग्निटिव फंक्शंस का कांस्टेंट यूज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सो family members can also help in successful aging. The parent-child roles are reversed. When children express their concern for well-being of their parents by providing emotional or financial support, ये अच्छा है। वो बच्चे यानी चाइल्ड रोल्स आर रिवर्स्ड। जब पेरेंट्स होते हैं तो उनका रोल होता है बच्चों की केयर करना, और जब पेरेंट्स बड़े जाते हैं तो बच्चों का रोल होता है पेरेंट्स की केयर करना। पेरेंट्स बच्चों को इमोशनल फाइनल सपोर्ट करते हैं, और बच्चे अगर इमोशनल फाइनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस to express my views on successful aging. I'll be happy. I think the time allotted to me was a whole day, the whole period today, and it is 8:30. We started a bit late, even if there are certain, because I believe in interactive. जो हम कह रहे हैं, अगर उसमें आप हमें फर्दर इनलाइटन कर सके अपने अनुभव से, तो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि लर्नर जो है कहीं से भी सीखने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच। Yeah, Raju sir want to say something. Yes, sir, please. Professor Saxena, good evening to you. Of course, I'm sorry I could not listen to your excellent lecture in the initial stage. Only I have a small question here. Sure. You have mentioned retirement is most important stress. What? However, like you have said an example of SBI. They have some counseling session and all before retirement. Okay. Now in defense services also, we have the system. Resettlement courses are conducted, and a certain amount of advice and other things are available in that. But it depends upon the individual choice. If individual desires so, he will get it. That is one. Then one thing you mentioned was shrinking network of contacts.
which I to some extent. Why? In defense forces especially, while in service, we are in contact with the Army, Navy, Air Force people much. But once we are outside, our network increases 100-fold. So, and especially when we are working in the civil organization, after retirement, it takes place. So this is what I wanted to just bring out. Thank you. I agree with you. I have seen that retired personnel, army personnel, they are happier after retirement. Very right. My first cousin retired as brigadier, and my first cousin-in-law retired as major general. Both are very happy, and their longevity is more. So that is why I have not used the term army. I use administrator, IAS, PCS. In their case, I have some observations that they die earlier, not army personnel. They live longer. And I mostly reside in Bombay and visit Pune also to my first cousin. And he takes me to club. And army clubs, you know, they are wonderful place for social networking. Very right. Social welfare. So I completely agree with you on this point. Thank you. Thank you very much. Yes. Can I ask? Can anybody is there? Seema Tripathi. Yes, sir. Yes, sir. You can. Yes, sir. Please. Yes. First, I congratulate Professor N.K. Saxena. In-depth elaboration is given, aging. Number two, he given number of suggestions or inputs to enhancing the quality of life. The good example and live example, Professor N.K. Saxena. Okay, number one, Professor N.K. Saxena, after retirement till today, he has been attending in every psychological conference within India and outside India, and giving a number of inputs to young generations in our country. That is a live example. And number two, in his presentation, he's talking about spouse passed away. For example, you take Professor G.P. Tagore. Very recently, he passed away, but his wife passed away 2 decades back. And I'm telling good example, G.P. Tagore, after death of his wife, after 20 years, he has been seriously involved, attending and presenting. He has a good experience in psychology in our young generations in our country. These two is enough, but he's given number of psychological and social interventions and caregivers. And 2008, Professor Saxena was attended one of my gerontology conference, Shagapatnam. By the time the former president, Dr. Abdul Kalam, was the chief guest, 36 countries were participated, and also I published a gerontology book he knows pretty well. I request you all participants, young generations, for today attendance. Today, what do you call it as? Attending persons. You take live example, Professor Saxena. Thank you very much. Thanks, Professor Raju, for your kind comments. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Any other observations or questions? Anyone else? Deepo? Hello.
This is Professor Anubhuti Dubey here. And Come. good evening, sir. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. First of all, I would like to thank Professor N.K. Saxena, sir. What Professor Raju said, that actually he is a live example of what a person of his age is commenting on, and giving a elaborate presentation on aging in itself is a matter of, it validates what he is saying. I think what just now Professor Raju said, that it is, I think it is a matter of perspective, how you are seeing retirement and how you are seeing loss of a spouse. It is a matter of perspective, and what Professor Saxena was saying in his he was quoting a study that how much independent a person is, maybe financially, or maybe even after seeing the loss of a spouse or retirement. So if a person is seeing has a perspective that he can independently do many things, and a kind of orientation, maybe that is important. That seems that the person is taking these things as a stressor, or not as a stressor. So it is a matter of, there are many examples around us where the people have lost their spouse, and they are, even one of my relatives, he lost his wife 5 years back due to cancer, and he is living alone. His both of his sons are abroad, and he is very happy, and socializing, and doing so many things independently. Sometimes we are worried about him, but he said no, it is okay. When I'll see that I am not able to do something, then you interfere. Otherwise, I am leading my independent life. So that is important, that how you are perceiving things, and how you are means so this is what a matter of successful aging, that how you have growing towards biological aging, and how you are psychologically strengthening yourself, be it a matter of empathy or compassion or anything. So thank you so much. And thank you so much, sir, for such a nice presentation. We learned a lot from this. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Any other questions? I think sir's lecture was so informative, and it was in so much detail that we don't have any questions. And as ma'am said, sir is really a live example of successful aging. मुझे नहीं लगता है कि इस एज में इतना एक्टिव, इस तरह से इन्वॉल्व होना और इस तरह से एक्टिव होना किसी के लिए भी बहुत आसान होगा, पर पूरी एजिंग को प्लान करते हैं। एडेप्टेशन, यस ऑफ कोर्स, सर ने कहा जैसा कि एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी सिचुएशन के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा। और सब्जेक्टिव वेलबींग, हम यहाँ फिजिकल वेलबींग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सब्जेक्टिव वेलबींग की बात कर रहे हैं। और सब्जेक्टिव वेलबींग है जो आपकी सक्सेसफुल एजिंग में आपकी हेल्प करता है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच अ नाइस लेक्चर, वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। और मुझे लगता है कि हम सब अगर इसमें से एक एक पॉइंट भी पकड़ पाए, एक एक पॉइंट भी अपने जीवन में लागू कर पाए, तो हम सचमुच बहुत सफल होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं, सब अगर कर लें तो उससे तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता, पर अगर एक पॉइंट भी हमने अगर आपकी इस लेक्चर से अपने जीवन में उतार लिया, तो हम सबके लिए आगे की लाइफ बहुत इजी होने वाली है। रामजी लाल सर के नेटवर्क में कुछ इश्यू है, तो सर हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आप सबको सर के बिहाफ पर और सीपीआई के बिहाफ पर धन्यवाद देना चाहूंगी, स्पेशली सक्सेना सर को। हमने जब भी सर को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया, सर ने हमें समय दिया और
हर बार सर ने इतने अच्छे से पूरा प्रेजेंटेशन अपना दिया, मुझे लगता है हर बार लगता है हाँ ये तो सर का बेस्ट प्रेजेंटेशन है, और अगला प्रेजेंटेशन देखने के बाद लगता है ओ माय गॉड अभी तो ये तो उससे भी अच्छा था। तो हर बार हम इतना एनलाइटन होते हैं, हर बार सर को सुनकर इतना अच्छा लगता है कि वाकई साइकोलॉजी में अभी सीखने के लिए बहुत कुछ है। कल हम सब फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे। कल हमारे साथ 2 लेक्चर्स, 2 रिसोर्स पर्सन होंगे, 2 लेक्चर्स हैं कल शेड्यूल्ड। एक डॉक्टर सक्सेना, he is psychiatrist and he's going to present his lecture on depression, its management and prevention. And the second one is Dr. Jain Namudri. His topic is anger management through behavior technology. तो कल 7 बजे इसी